हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। क्लास 12 का ये टॉपिक चल रहा है और क्लास 12 का केमिस्ट्री का हम लोग एक टॉपिक चला रहे हैं। हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसी का ये अगला सीरीज़ है, उसी वीडियो का ये अगला सीरीज़ आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आप देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। चूँकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो सब कुछ स्पेसिफिक टाइप के कलर को एग्जिबिट करता है। हम लोग उसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इट इज़ बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता था कि ऑर्बिटल जो होता है वो स्प्लिट करता है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बाय द अप्रोचिंग ऑफ लिगेंड ओवर द सेंट्रल एटम। वही मैंने बताया है कि कलर ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग से कलर इफेक्ट होता है। एक्चुअली में इसको हम लोग डी ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? डी ट्रांजिशन बोलेंगे हम लोग इसको। कैसे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और क्या मैंने बताया इसके बारे में कि इट ऑलवेज अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब भी कलर आप इफेक्ट देखोगे ना तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब D10 अगर हो गया तो नो कलर, है ना। नो कलर कहने का मतलब क्या? कलरलेस कहने का मतलब क्या? वाइट, है ना। कलरलेस का मतलब केमिस्ट्री में वाइट माना जाता है। कलरलेस का मतलब वाटर के जैसा नहीं, वाइट कलर, ओके। जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर D1 से D9 के बीच में अवेलेबल है तभी वो कलर शो आउट करेगा। अब जैसे देखो, मैं यहाँ अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए, आपको याद होगा कि ये हमारा डी ऑर्बिटल था। डी ऑर्बिटल जो था उसकी एनर्जी हाई हो रही थी ड्यू टू अप्रोचेज ऑफ लिगेंड जब इसके ऊपर अप्रोच कर रहा था तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या हो गई? हाई हो गई थी, ऐसे हाई एनर्जी शो आउट कर रहा था। उसके बाद ये क्या हुआ? स्प्लिट कर गया तो इसके बीच में एनर्जी गैप था ना, जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या बोलते थे? इसको डेल नॉट बोलते थे इसको हम लोग। जिसमें ये मेरा जो था वो क्या था? Eg, और ये मेरा क्या था? T2G। इसकी एनर्जी हाई थी और इसकी एनर्जी लो थी, है ना। अब देखो, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होता है ना, ये डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग में अगर मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G पर है, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, मान लो मेरा है D1, मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D1। तो क्या होगा कि विजिबल रेडिएशन इसके ऊपर आएगा। इसके ऊपर कौन आएगा? विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन करने का मतलब क्या होता है? जिसका कि मतलब ये जो होगा विब्जियोर, जिसको आप कह सकते हो। कौन आएगा? विब्जियोर। विजिबल रेडिएशन कौन होता है? विब्जियोर होता है ना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेनिया पिनाला, बोलते हैं ना उसको हम लोग। तो विजिबल रेडिएशन इसके ऊपर आएगा और विजिबल रेडिएशन की वजह से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये क्या हो जाएगा? एक्साइटेड होकर के चला जाएगा इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुँच गया। लेकिन ये हमेशा यहाँ पे ऐसा रहेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इस लेवल में नहीं रहेगा। एक्चुअली में ये फिर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। देखो, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। ये है एक्साइटेड स्टेट और ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया और एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, ओके। तब ये क्या करता है? जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करता है वही रेडिएशन हमको नज़र आता है। देखो, जो एब्जॉर्ब किया वो आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसे भी विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई मान लो एक सबस्टांस है, आपको ये रेड नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या? जब वाइट कलर ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ रहा है और ये रेड नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या? कि ये बाकी कलर को, जैसे विब्जियोर जो मेरा है, विब्जियोर जो मेरा है, इस विब्जियोर में से आपको क्या नज़र आ रहा है? रेड। तो बाकी सबको ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट है, ओके। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करता है वो रेडिएशन आपको नज़र नहीं आता है। जो रेडिएशन ये इमिट करता है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, उसकी वजह से जो एनर्जी आएगा ना, वही एनर्जी
आपको विजुअल रेडिएशन के अंदर होगा और वही आपको क्या मिलेगा, आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, इसी चीज़ को आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ इसी चीज़ को। देखिए क्या बताया मैंने कि अप्रोच ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड देन हाई एनर्जी गैप। देख रहे हो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड इसके ऊपर अप्रोच करता है, जो आपको याद होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा, जब वो अप्रोच करता है तो क्या होगा, हाई एनर्जी गैप पैदा करेगा। जबकि अगर कोई वीक फील्ड वाला ये लिगेंड इसके ऊपर अप्रोच करता है तो क्या होगा, लो एनर्जी गैप होगा। इवन आप ऐसे समझो कि डिफरेंट टाइप के जो लिगेंड होते हैं वो जब सेंट्रल मेटल के ऊपर अप्रोच करते हैं तो सबकी एनर्जी गैपिंग तो अलग अलग होगी ना। तो सबका जब एनर्जी गैपिंग अलग अलग होगा और विजुअल रेडिएशन इसके ऊपर क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन होगा, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है ना, और फिर क्या होगा, इमिट रेडिएशन। तो आपको क्या नजर आएगा, इमिट रेडिएशन। आपको एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन नजर नहीं आएगा, आपको इमिट रेडिएशन नजर आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, और फिर जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो इसकी वजह से आपको एनर्जी का इमिशन होगा। ओके, तो याद यही रखना है आपको, ध्यान यही रखना है। इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल के ऊपर अप्रोच करता है तो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी भी जो होगी, स्प्लिटिंग जो होगा ना, उसका एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। ओके, अगर कोई वीक फील्ड अप्रोच करता है मेटल के ऊपर तो उसकी एनर्जी गैप की जो होगी वो कम होगी। अब एनर्जी हाई है तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में एक फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। इवन आप केमिस्ट्री में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, जहाँ E एनर्जी है, ये वेवलेंथ है, और एच सी जो है एक्चुअली में ये H जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो यहाँ पे लैम्डा मतलब वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है, उल्टा है ना। तो अगर मान लो हाई स्प्लिटिंग होगा, एनर्जी अगर हाई होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, लो होगा। देखो वही मैंने बताया, एनर्जी अगर हाई है तो वेवलेंथ क्या है, लो है। और लो वेवलेंथ का लाइट कौन है, अगर हम लोग विबजियोर में देखते हैं, अगर हम लोग विबजियोर में देखते हैं तो लो वेवलेंथ का लाइट कौन है, देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब क्या है, लो वेवलेंथ का लाइट है। और हाई वेवलेंथ का लाइट कौन है, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड। और ये मेरा एवरेज बेम में का लाइट है ना। तो ऐसे कंडीशन में मेरा रेडिएशन क्या होगा, कम वाला। तो कम वाला तो कौन होगा, विबजियोर, VIB, है ना। और अगर मान लो एनर्जी गैप क्या है, कम है, अगर एनर्जी गैप कम है तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहने का मतलब क्या, इसमें देखिए आपको कौन सा कलर नजर आएगा, इसमें स्पेशली आपको नजर आएगा वायलेट, इंडिगो और ब्लू, है ना। जबकि इसमें आपको क्या नजर आएगा, देखिए इसका जो लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट है, कहने का मतलब, और येलो ऑरेंज और रेड, कुछ ऐसा ही नजर आएगा आपको। ओके, तो अब आप समझ रहे होंगे कि अगर लिगेंड जिसने इसके ऊपर अप्रोच किया वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है तो एनर्जी गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा। लिगेंड जो वीक फील्ड वाला है उसका एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है तो जो इमीडिएट रेडिएशन होगा वो कौन सा होगा, वायलेट, इंडिगो और ब्लू। और अगर एनर्जी गैप कम है तो इमीडिएट रेडिएशन क्या होगा, और येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, अब चलिए इसी चीज़ को आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने NCERT का एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए CuClNH3 है, CuNH3 है, देख रहे हो, इसमें सारे मेटल ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ तक तो सारे मेटल सब सेम ही है, ये दोनों अलग मैंने ले लिया है। ओके, तो आप देख रहे हो कलर, अगर मान लो एब्जॉर्ब्ड कलर क्या है, येलो, तो कलर प्रोड्यूस करेगा क्या, वायलेट। एक्चुअली में ये कंप्लीमेंट्री कलर है एक दूसरे का कैसा कलर है, कंप्लीमेंट्री कलर है। इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको, कंप्लीमेंट्री कलर के कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लो
हम एक डिस्क तैयार कर लेते हैं। आपको याद होगा न्यूटन्स कलर डिस्क, कुछ ऐसा ही डिस्क है ये। इस तरह से हाफ हमने कर दिया और फिर हमने क्या किया, इधर से एक लाइन इसके बीच में खींच दिया और इधर से एक लाइन मैंने खींच दिया। ओके, अब देखिए, मान लो ये हो गया वायलेट और इंडिगो। ओके, ये हो गया ब्लू, है ना, विबजियोर होता है ना, तो वायलेट इंडिगो को हमने एक साथ रखा है। ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये ऑरेंज हो गया, सॉरी येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। अब ये कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, देखिए, अगर वायलेट इंडिगो है तो इसका कम्प्लीमेंट्री कलर जो होगा वो येलो होगा। अगर रेड है तो इसका कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, ग्रीन। कहने का मतलब कि अगर ये एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अगर एब्जॉर्ब्ड हो रहा है तो कलर इमिट क्या करेगा, ग्रीन। कॉमनली चांस यही होता है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो वायलेट इंडिगो एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, ये एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, तो इमिट कौन करेगा, ऑरेंज। अगर ये एब्जॉर्ब्ड हो रहा है तो इमिट कौन करेगा, ऑरेंज, सॉरी यहाँ पे येलो होगा, यहाँ पे ऑरेंज, है ना। ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब्ड, और ये हो गया क्या, इमिट। तो इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री कलर, मतलब जो कलर एब्जॉर्ब्ड हुआ उसका जस्ट कम्प्लीमेंट्री कलर आपको नजर आएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट से समझिए, देखिए एब्जॉर्ब्ड कलर क्या है, येलो, और नज़र क्या आ रहा है, वायलेट। देखिए एब्जॉर्ब्ड कलर कौन है, अगर ये मैंने अभी बताया ये एब्जॉर्ब्ड है तो ये नज़र आ रहा है, तो अगर ये एब्जॉर्ब्ड है तो कौन नज़र आएगा, वायलेट नज़र आएगा। ओके, उसी तरह से देखिए आप, अगर मान लो ये ब्लू है तो एब्जॉर्ब्ड कलर देखिए, कलर एब्जॉर्ब्ड कैसा है, ब्लू, तो नज़र कैसा आएगा, येलो ऑरेंज। देखिए अगर ब्लू है तो या तो ऑरेंज नज़र आएगा या येलो, ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है। मैंने एक बेसिक तरीका बताया है आपको समझने का। तो अगर मान लो ये ब्लू है तो कलर आपको देखिए इस टाइप का कुछ नज़र आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए अल्ट्रा वायलेट अगर है, देखिए अल्ट्रा वायलेट का मतलब क्या हो गया, ये आपके लिए विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल, ये आपके लिए विजिबल नहीं है, तब आपको कैसा नज़र आएगा, पेल येलो, है ना। देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग है, ये हाई वेवलेंथ का लाइट है, सॉरी ये लो वेवलेंथ का लाइट है, तो आपको नज़र क्या आ रहा है, हाई वेवलेंथ का लाइट। अगर ये देखो अगर ये हाई वेवलेंथ का लाइट है तो देखिए यहाँ आपको एकदम लो वेवलेंथ का लाइट नज़र आ रहा है। अगर देखो ब्लू ग्रीन है तो वायलेट, देखिए ब्लू ग्रीन है तो वायलेट, इस तरह से कुछ नज़र आता है। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है आपका किसका, कम्प्लीमेंट्री कलर का, है ना, कि जो कलर हमको दिखाई पड़ता है एब्जॉर्ब्ड कलर का कम्प्लीमेंट्री होता है, एब्जॉर्ब्ड कलर का कम्प्लीमेंट्री कलर ही आपको नज़र आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया है जो कलरलेस कंपाउंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली में ये सारे कंपाउंड जो अब मैंने लिया है ना, वो एक्चुअली में कलरलेस इफेक्ट शो आउट करता है। अब कलरलेस इफेक्ट शो आउट क्यों करता है, अगर हम लोग ये देखें कि कलरलेस इफेक्ट शो आउट क्यों करता है। अब देखो अगर हम लोग देखें ZnNH3 का, तो इसमें आप देखिएगा इसके कन्फिग्रेशन को अगर आप देखिएगा ना तो आपको मिलेगा 3D10। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ना कि क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब 3D10 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, डी पूरे का पूरा फिल है। उसी तरह से अगर हम लोग कॉपर को देखें तो Cu+ आयन बनेगा मेरा। अब Cu+ आयन बनेगा तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, ये डी ऑर्बिटल कंप्लीट है इसका। उसी तरह से Cd आप देखिएगा, है ना, मैंने दिया है CdNH3 का 4 और उसके बाद दिया है यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, डी ऑर्बिटल कंप्लीट मिलेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया है टाइटेनियम का, इसको थोड़ा ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है आपको। देखिए टाइटेनियम को अगर आप हीट करोगे ना तो एक्चुअली में क्या करता है कि ये टाइटेनियम अपने सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को इमिट कर देता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं क्या है, नॉट अ पार्ट ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड का पार्ट नहीं है, ये लिगेंड का पार्ट नहीं है। तो लिगेंड का पार्ट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कलर इफेक्ट शो आउट नहीं करेगा। वहीं पे आप देखिए Zn H2O2+ है तो Zn2+ में आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, 3D ऑर्बिटल कंप्लीट है इसका। उसी तरह देखिए स्कैंडियम है तो स्कैंडियम में Sc3+ हो जाएगा, इसका भी आप देखिएगा 3D वैकेंट मिलेगा आपको, D0 मिलेगा इसमें आपको, है ना। तो इस तरह से हमको क्या पता चल रहा है कि कलर कम्प्लेक्सेज जो होता है वो ड्यू टू D1 से D9 के बीच में होगा, वो भी क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट आपके NCERT में दिया हुआ है
कि अगर मान लो निकेल और H2O, यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम आपका निकेल है और H2O एज ए लिगेंड के जैसा यूज हो रहा है, ओके। और इसको हमने क्या किया है, N कंपाउंड के साथ इसका हमने ये करवाया है, मतलब इसको रिएक्ट करवाया है। रिएक्ट करने से क्या होता है ना, इसका H2O डिस्प्लेस कर रहा है, देखिए NiH2O4, और N चूंकि बाइडेंटेट लिगेंड है ना, तो बाइडेंटेट लिगेंड है तो 2H2O मॉलिक्यूल को इसने सेपरेट कर दिया है। बार बार कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखिए, है ना, हर बार ये क्या हो रहा है, 2H2O मॉलिक्यूल इसका सेपरेट हो रहा है। तो आप देखिएगा कुछ ऐसे कंपाउंड्स अवेलेबल हैं हमारे चारों तरफ जो हाइड्रेटेड, एक्चुअली में वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से उसमें कलर इफेक्ट होता है। जैसे मान लो CuSO4 5H2O है, अब इस CuSO4 5H2O को इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। हम लोग इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल, ओके। तो ब्लू विट्रॉल को मान लो एक टेस्ट ट्यूब में आप डाल करके गर्म करो, इसका कलर ब्लू है, गर्म करोगे तो आप जब इसको हीट करोगे ना तो आप पाओगे थोड़ी देर के बाद इसका कलर वाइट हो जाएगा और इसके यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नजर आएंगे, ओके। और इसका कलर कैसा हो जाएगा, पहले इसका कलर कैसा था, ब्लू, और अब इसका कलर हो गया वाइट। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसने अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर दिया है। और फिर से जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे, फिर से आप इसमें वाटर ऐड करो तो आप देखोगे फिर से ये ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कलर इफेक्ट किसकी वजह से है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, ओके। यहाँ भी कुछ ऐसा ही बात करने का कोशिश किया गया है कि निकेल का जब हम कंपाउंड लेते हैं उसका एक्वा एक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सा एक्वा निकेल, वही कंपाउंड है ये। तो जब हेक्सा एक्वा निकेल को हम लोग N से रिएक्ट करवा रहे हैं इथिलीन डाइएमीन से, तो देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसका कलर चेंज करेगा। अब जैसे देखिए इसका कलर पहले कैसा था भाई, तो इसका कलर था पहले ग्रीन, अब ये कैसा हो जाएगा, तो पेल ब्लू हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए फिर अब ये कैसा है, पेल ब्लू कलर है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, है ना। अब और आगे बढ़ाते हैं, देखिए ये अगर ब्लू है तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, ओके। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पेल ब्लू से ब्लू हुआ, फिर वायलेट हुआ। इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, ये इसका जो वेवलेंथ लेवल अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, घट रहा है ना, ओके। तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इसमें कलर इफेक्ट शो आउट कर रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेटल कार्बोनाइल का। देखिए मेटल कार्बोनाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। एक्चुअली में मेटल कार्बोनाइल काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है, होमोलेप्टिक है। होमोलेप्टिक क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल है ना, जिसको हम लोग कार्बोक्सी भी बोलते हैं, है ना। तो होमोलेप्टिक कंपाउंड है, और होमोलेप्टिक कंपाउंड होने की वजह से इसमें अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के शेप आपको मिलते हैं। जैसे देखिए यहाँ टेट्राहेड्रल एक दिया हुआ है, जैसे NiCO4 टेट्राहेड्रल शेप का होता है, उसी तरह से FeCO4 जो आप देख रहे हो, सॉरी FeCO5 होगा ये। FeCO5 जो है वो क्या है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है। आप और भी देख सकते हो, जैसे CrCO6 दिया हुआ है, क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। अब देखो CO2, ये देखो ध्यान रखना, ये आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये समझिएगा इसको, ये क्या है, ये क्या है, कोबाल्ट है ना। तो कोबाल्ट का 2 है और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों का लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, देखो कोबाल्ट लिखेंगे तो ऐसे और कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे तो ऐसे, ओके। तो आप क्या देख रहे हो, आप अगर मैं इसको इस तरह से दिखलाऊं, देखिए ऐसे, तो इसका जो है आप क्या होगा, इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल ये भी हो गया, और देखिए ये भी टेट्राहेड्रल हो गया। तो दोनों टेट्राहेड्रल आपस में मिल करके क्या बना रहा है, इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। उसी तरह से आप देखिए Mn2CO10 है, तो ये में इसमें क्या आप देख रहे होंगे कि दो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल मिलकर के इस टाइप का कंपाउंड बना रहा है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, मेटल कार्बोनाइल से रिलेटेड। ये मेटल कार्बोनाइल जो होता है ना, उसमें CO बॉन्डिंग के बीच में आपको मिलेगा सिनर्जिक बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं बैक बॉन्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। देखो एक्चुअली में ये मेटल का सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम में देखिए 5 d ऑर्बिटल है ना, उसमें d ऑर्बिटल 5 d ऑर्बिटल, जिसमें एक d ऑर्बिटल इसका क्या है, फिलअप है।
और ये हो गया कार्बोनाइल मतलब CO, CO के बीच में जो बॉन्ड है, तो यहाँ पे C का जो ऑर्बिटल है वो ये है आपका। ओके, अब देखिए C के पास जो लोन पेयर है उसने इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, मतलब मेटल के वैकेंट d ऑर्बिटल में उसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा बॉन्ड बनाया। जब इसने इसमें डोनेट किया तो मेटल के अंदर जो पहले से उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था ना, उसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड के द्वारा उसने अपने इस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल के उस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल अवेलेबल थे उस ऑर्बिटल में उसने अपने इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, या फिर इसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। देखो वही मैंने बताया यहाँ पे कि मेटल और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है फॉर्म ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन द कार्बोनाइल कार्बन इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, है ना। कार्बोनाइल कार्बन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल के अंदर चला गया, जबकि दूसरा बॉन्ड जो मेटल पाई बॉन्ड बना रहा है, ये तो सिग्मा बॉन्ड की बात हो गई। जब पाई बॉन्ड जो बन रहा है इट इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल। फिल्ड डी ऑर्बिटल किसका है? मेटल का, टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ CO। ओके, इसकी वजह से ये बॉन्ड बनता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है इस टाइप के बॉन्डिंग का। ओके, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये टॉपिक हमारा फिनिश हो रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको उसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आप देख रहे हो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम होता है। लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में कितना ज़्यादा मजबूत बॉन्ड है उसी के हिसाब से ये स्टेबिलिटी डिटरमाइन किया गया है। कहता है हाइयर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाइयर द स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी। तो आपको याद होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको बोलते थे हम लोग कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे देखिए यहाँ मैंने K1 K2 K3 K4 लिख दिया, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग करते हैं, तो हम लोग K1 बराबर क्या लिखेंगे ml कंसंट्रेशन के टर्म में, और बटा क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ M बाई कंसंट्रेशन ऑफ L बाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा L, ऐसा ही होगा। अब देखिए अगर मान लो मैं फिर क्या करता हूँ इस ml को फिर से L में एक दूसरा लिगेंड जोड़ रहा हूँ, तो दूसरा लिगेंड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा Ml2 और K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ml और कंसंट्रेशन ऑफ L, ऐसा ही कुछ होगा। उसी तरह से अगर हम लोग Ml2 को फिर लिगेंड जोड़ रहे हैं तो क्या बन गया मेरा Ml3 बन गया, तो क्या लिखेंगे Ml3 कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 बाई क्या लिखा जाएगा इसमें हम लोग बाई हम लोग लिखेंगे Ml2 कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 बटा L बाई L, ऐसा कंसंट्रेशन ऑफ L लिखेंगे। उसी तरह से K4 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ Ml4, कंसंट्रेशन को हम लोग बिग ब्रैकेट में रखते हैं ना, बाई क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 और कंसंट्रेशन ऑफ L, कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ये सारे कंसंट्रेशन ये देख रहे हो, ये धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है ना, क्योंकि L का अमाउंट लिगेंड का अमाउंट धीरे धीरे हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। अब अगर मैं मान लो ओवरऑल कंसंट्रेशन देखता हूँ तो कैसा होगा, देखिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर हम लोग देखें तो M+4L को हम लोग क्या लिखेंगे Ml4। अब इसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो होता है β4, एक्चुअली में इसको βN भी लिख सकते हो आप अगर बहुत ज़्यादा स्टेप्स है इसका, तो β4 मैंने लिखा है यहाँ पे। तो β4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 इंटू K2, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है βN इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, इस तरह से N तक हो सकता है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होगा, अब ये सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जितना भी वैल्यू आया है ना ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये दोनों ये सब क्या हो जाएगा कट जाएगा ना एक दूसरे से। देखिए मैं रख के दिखला रहा हूँ आपको, मेरे पास क्या क्या आया था
मेरे पास वैल्यू आया था ml/m और l, ऐसा ही आया था ना। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो ml2 और नीचे क्या हो जाएगा फिर से वही ml/l, ऐसा कुछ होगा। उसी तरह से फिर क्या हो जाएगा ml3, सब कंसंट्रेशन है, ml3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ml2 लिखेंगे और l लिखेंगे। उसी तरह से क्या हो जाएगा ml4, ऐसा कुछ होगा ना। और बाई क्या हो जाएगा ml3 और l हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से देखिए ये कैंसिल होगा, यहाँ से देखिए ये कैंसिल होगा, यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, तो देखिए ओवरऑल मेरे पास क्या बचता है, ओवरऑल मेरे पास बचेगा क्या, ml4 देखिए ये बचेगा है ना, और बाई क्या बचेगा m और l, देखिए 1 2 3 4, तो l पे पावर क्या हो जाएगा 4। देखिए ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं इस सारे प्रोसेस को, तो हाइयर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाइयर द स्टेबिलिटी। सिंपल फंडा मेरा यही है, हाई है, देखिए मैंने यहाँ बताया था आपको, देखिए हाइयर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाइयर द स्टेबिलिटी, इसी फंडा पे ये काम करता है। ओके, देखिए इसका एक और एग्जांपल लिया गया है कॉपर के टर्म में। देखिए कॉपर आयन को हमने अमोनिया से रिएक्ट करवाया, तो बनाया क्या, एक कम्प्लेक्स बनाया, फिर इसमें हमने अमोनिया जोड़ा तो एक और कम्प्लेक्स बनाया। इसी तरह से 4 लेवल में आप अमोनिया इसमें जोड़ सकते हो। तो जब अमोनिया जोड़ोगे तो इसके बाद जब आप इसका K1 K2 K3 K4 जब वैल्यू आप निकालोगे ना, तो इसका लॉगरिथम का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है 4.0 3.2 2.7 2.0। देख लो जैसे जैसे आप इसके अंदर अमोनिया का एडिशन कर रहे हो ना, देखो ये K1 का वैल्यू है, ये K2 का वैल्यू है, ये K3 का वैल्यू है। देख लो जैसे जैसे आप अमोनिया ऐड करोगे ना, तो ये वैल्यू घटता चला जाएगा, और घटता चला जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू जो मेरा आएगा क्या आएगा, तो सबको जोड़ दोगे तो आएगा क्या 11.9। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना ज़्यादा उसके अंदर, खासकर कॉपर के अंदर जितना ज़्यादा अमोनिया हम जोड़ रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी और क्या हो रही है, घट रही है, उसके हिसाब से लॉग के वैल्यू के हिसाब से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद मैं एक और कुछ स्टेबिलिटी की बात बता रहा हूँ आपको, हालांकि इसका चर्चा एनसीईआरटी में कम किया गया है, लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी इस पर भी डिपेंड करता है। तो देखिए स्टेबिलिटी को हमने डिटरमाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल एटम और ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। दो टर्म में हमने स्टेबिलिटी को डिटरमाइन किया है। ओके, तो सेंट्रल एटम के स्टेबिलिटी से देखिए, अगर चार्ज सेंट्रल एटम पे चार्ज हाई होगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा। जैसे देखो Cr2+ है, Cr3+ है, तो Cr3+ ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू Cr2+, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है। उसी तरह से आप देखिए कि अगर मान लो साइज स्मॉल है, मान लो सेंट्रल एटम का साइज छोटा है, तो साइज छोटा होगा तो कॉम्पैक्टनेस क्या होगा, हाई होगा। कॉम्पैक्टनेस हाई होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर द लिगेंड जो होगा वो भी हाई होगा, तो मोर स्टेबल होगा। ओके, नेक्स्ट जैसे देखिए यहाँ पे अगर स्मॉल साइज़ का है, जैसे देखिए Mn है, Fe है, Co है, Ni है, तो Ni छोटा साइज होता है, उससे बड़ा साइज देखिए ये होता है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो साइज़ के हिसाब से Ni2+ होगा, जबकि सबके ऊपर चार्ज सेम ही है, तो इसका ये ज़्यादा स्टेबल होगा। उसी तरह से क्या बोलता है कि मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन अगर है, अगर कन्फिग्रेशन का स्टेबिलिटी हाई है, अगर कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी हाई है तब भी क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि कन्फिग्रेशन ऑलरेडी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करता है। उसी तरह से मैंने बताया है लिगेंड के बारे में कि अगर लिगेंड जो है उस पर बेस्ड स्टेबिलिटी क्या हो सकता है। तो देखिए अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मोर स्टेबल है, वीक फील्ड लिगेंड है तो लेस स्टेबल है। अगर चार्ज हाई है तो ज़्यादा स्टेबल है, चार्ज कम है तो लेस स्टेबल है। अगर साइज स्मॉल है तब भी ज़्यादा स्टेबल है। और मैंने क्या बताया, हाई रेट ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो कोई लिगेंड जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की क्षमता रखता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, प्लस एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर मान लो चिलेट लिगेंड है, चिलेट लिगेंड जो होता है ना ये भी मोर स्टेबल होता है। चिलेट लिगेंड भी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। चिलेट लिगेंड याद है ना, जो कि ये क्या बनाता है, ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। मान लो मेटल है तो इथीनिल एमीन वाला याद होगा आपको कि NH2 और इधर से लगता है CH3
और CH2 लगता है, CH2 और इस तरह से रिंग बनाता है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो चिलेट लिगेंड अगर है तो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात कर लिया कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। अब देखिए ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसके बाद आप देखिएगा एनसीईआरटी में तो आपको मिलेगा सम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हालांकि बहुत ही बीबीआई टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ समझने वाली बात उतनी नहीं है। ये एक्चुअली में सीधे सीधे मेमोराइबल टाइप है, आप सीधे इसको याद रखो। आपको एकदम ज़रूर से ज़रूर वो टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एकदम आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी के थ्रू आप जाइए और वो लास्ट टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। और आपको अगर उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हमसे उसके बारे में पूछा जा सकता है आपके द्वारा। तो मुझे आशा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का जो कोशिश किया, इससे आप लाभान्वित हुए होंगे, इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।